डियर स्टूडेंट, आइए आज प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और चाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, किंतु चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। ये कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे एक कोई माध्यम है, इसको आप समझने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको और समझिए यहाँ से। तो अब मान लेते हैं जैसे कोई दो माध्यम है यहाँ पर और एक कोई वाहन आ रहा है। ये देखिए यहाँ से कोई एक वाहन आ रहा है। ये वाहन जब एक माध्यम यानी माध्यम इसको हम फर्स्ट मान लें, फर्स्ट, और माध्यम इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट माध्यम टू सेकंड माध्यम। अब ये हो सकता है, मान लेते हैं ये रफ ज़्यादा है और ये स्मूथ ज़्यादा है, चिकना है। ये चिकना है और ये रफ है, इसमें घर्षण ज़्यादा है, इसमें घर्षण कम है। तो अब आप बताइए जैसे ये वाहन इस माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो इसकी चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी चाल बदल जाएगी। इसकी चाल जो है जब इस माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसमें मान लेते हैं धीरे धीरे चल रहा तो इसमें और तेज चलेगा, क्योंकि ये माध्यम कैसा हो गया? चिकना हो गया। तो सेम इसी तरह से लाइट के बारे में भी हमको जानना है। आइए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ इसमें जैसे ये दिया है चाल, तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे लाइट आ रही है, वायु से इसमें प्रवेश कर रही है, जल में जा रही है। तो जल में जब जाएगी यहाँ से तो इसकी चाल बदल जाएगी और आवृत्ति नहीं बदलती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती है। तो जैसे इंजन है, इंजन, तो इंजन का जो इंजन में जो मशीन लगा होता है उसके वाइब्रेट यानी कंपन करने की जो दर है वो नहीं बदलती है। कंपन करने की दर जो इंजन की यानी जो मशीन इसके अंदर लगी है उसकी वही रहती है। अब इसकी चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है। और जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 सेकंड में इतनी दूरी तय किया, 2 मिनट में इतनी दूरी तय किया मान लेते हैं, तो 2 मिनट में यहाँ ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो वेवलेंथ इसकी बदल जा रही है। तो चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है। ऐसे इस प्रकार से हम समझें। तो इसमें भी यही है। अब लाइट जब इस माध्यम में आ रहा है वायु में, तो लाइट कुछ इस तरह से चल रहा था। ऐसे देख लीजिए, यहाँ से लाइट मान लेते हैं ऐसे चल रहा था। और जब ये दूसरा माध्यम जल आया तो अब जल में कैसे चल रहा है? तो ये बहुत पास पास ऐसे ऐसे चलने लगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलने लगा। तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई? घट गई, यहाँ से कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ से वेवलेंथ ऐसे तरंग के चलने की साइज ये है, अब यहाँ इस तरह से हो जा रही है। तो हम इसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं। आइए देखिए यहाँ पे, अभी आपने बताया यहाँ पे आवृत्ति नहीं बदलेगी, तो यहाँ पर आवृत्ति के लिए वायु के लिए अगर हम मानते हैं वायु में, तो वायु में आवृत्ति का एक फार्मूला होता है, आवृत्ति इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी बाई क्या हो जाएगा? लैम्डा। वायु में इसकी चाल मान लेते हैं सी है और इसकी वेवलेंथ क्या मान लें? लैम्डा है। तो इसके लिए हम सी बाई लैम्डा लिखेंगे और आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, न्यू, और न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब माध्यम चेंज हुआ, अब जल के लिए, तो जल के लिए जो है आवृत्ति वही रहेगी, आवृत्ति नहीं चेंज होगी। जैसे अभी हमने मशीन की जो कंपन करने की दर हमने आपको बताया वो नहीं बदलती, ऐसे लाइट की भी है। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा? चाल, तो यहाँ पे चाल हम मान लेते हैं v है, इसकी चाल कितनी हो गई? v, और वेवलेंथ कितनी मान लेते हैं? इसमें जो वेवलेंथ है जल में वो लैम्डा डैश मान लेते हैं। तो हम इसके आधार पे क्या लिखेंगे? चाल यहाँ पे हो जाएगी v
और तरंग दैर्घ्य हो जाएगी इसकी लैम्डा डैश। तो ये बन गया समीकरण 1 और ये बन गया समीकरण 2। दोनों से हम क्या प्राप्त करेंगे? तो समीकरण 1 और 2 से हम एक सूत्र प्राप्त कर रहे हैं, देखिए सी अपान लैम्डा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी अपान लैम्डा डैश। तो इसको अगर इस तरह से लिखें हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी अपान बी इजकल टू लैम्डा अपान लैम्डा डैश। ये एक फार्मूला आ गया, इससे आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इसी में हम क्या करते हैं, हाइगेंस का सिद्धांत लगा देते हैं। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यहाँ पर जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो लिखा जाता है, जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, c है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v है। ये किसका सिद्धांत है? ये हाइगेंस के सिद्धांत से। तो हाइगेंस का सिद्धांत लगा देंगे यहाँ पर, हाइगेंस के सिद्धांत से। तो यहाँ n बराबर c/v, तो हम ऊपर वाले फार्मूले में जो यहाँ आया था क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो n बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके स्थान पे हम n लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपान लैम्डा डैश, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं लैम्डा डैश इजकल टू लैम्डा अपान n लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ ये देखिए इस फार्मूले से क्या अर्थ निकल रहा है। इस फार्मूले से स्पष्ट है माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाएगी, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया। तो अपवर्तनांक जितने अधिक होगा उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी हो जाती है। अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा, और अपवर्तनांक का मान घटेगा तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा इसमें। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। डिफरेंस यानी भिन्न भिन्न माध्यम के लिए फार्मूला प्राप्त किया जा सकता है, और इस पे आंकिक प्रश्न बहुत दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर बताएंगे।